जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज पूरी तरह से गर्दा उड़ाने वाले हैं तीनों टॉपिक का। आप देख रहे होंगे कि वर्णमाला, वर्तनी और संधि, इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 50 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको पढ़ना किताबों से है, प्रैक्टिस सेट के लिए डेली एक क्लास देखना है एक टॉपिक वाइज। मैंने कल आपको दिया था साहित्य और हिंदी भाषा संबंधित, हिंदी साहित्य पर, और आज मैं लेकर आया हूँ दूसरा टॉपिक वर्णमाला, वर्तनी और संधि पर। इस पर मैं महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आपको ऐसे दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और पूरा आपका टॉपिक रिवाइज करा देंगे। तो बस इतना आपको करते चलना है। यूपी कांस्टेबल में एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। जो भी सीरियस अभ्यर्थी हैं वो इस क्लास को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो वीडियो के अंदर बनी रहेगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको ये क्लास 4 बजे मिलनी है, शाम को 4 बजे, और 8 बजे आपको मिलेगी जीके की, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास की जीके आप ये समझ लो कहीं से भी पढ़ लो। हाँ, मेरा चैनल अभी उतना ग्रोथ पे नहीं है, मगर मैं यकीन दिलाता हूँ आप अच्छे खासे चैनल से पढ़कर भी क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे जो यहाँ पर पढ़ के कर लेंगे। तो शाम को डेली 4 बजे अपलोड हो रही है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको ये क्लासेस मिलती रहें। और आइए बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, आज तो बिल्कुल गर्दा उड़ाएंगे। आइए चलते हैं फिर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से शांति से पढ़ते हुए चलना है और आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे ताकि कोई भी चीज़ में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो इस चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे से पहले समझ लेंगे, फिर हम इसका रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि देखिए भाषा का जो सबसे छोटी इकाई पूछा हुआ है, तो भाषा जो होता है ना, संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। ठीक, किससे बना हुआ है? भाष शब्द से। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा का मतलब ये होता है बोलना, और बोलने के लिए आप चीज़ें जानते हैं कि कोई भी अगर चीज़ आप बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई एक सार्थक इकाई होनी चाहिए। और जो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है ना, देखो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई और सार्थक इकाई, जो सार्थक इकाई होती है वो आपकी होती है वाक्य। ठीक, सार्थक इकाई का मतलब जिसका कोई अर्थ निकाला जा सके। ठीक है, कोई एक ऐसा सेंटेंस जो सार्थक इकाई है। तो भाषा की सार्थक इकाई हो गई आपकी वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई आपका बनता है उपवाक्य। ठीक, इससे छोटा बनेगा उपवाक्य। ठीक है, आप छोटे में ऐसे जाते रहेंगे। ठीक है, उपवाक्य के बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा पदबंध। ठीक है, जो पदों को एकत्रित करते हैं। फिर पदबंध से छोटी इकाई आपका पद बनता है। पद जो एक एक वर्ड होते हैं, जिसे शब्द भी कहते हैं, पद को ही शब्द भी कहते हैं। और पद से छोटी इकाई होता है आपका अक्षर। ठीक है, अक्षर का मतलब जैसे कोई भी एक अक्षर, जैसे का खा गा गा कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो उससे भी छोटी जो इकाई होती है वो होती है ध्वनि या फिर वर्ण। ठीक है, जो अक्षर से भी छोटा होता है वो होता है आपका वर्ण या फिर ध्वनि। वर्ण क्या होता है? बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होंगे कि वर्ण आखिर क्या है। तो वर्ण कहते हैं, वर्ण दो अक्षरों के मेल से मिलकर बनता है भैया, इस चीज़ को समझना है। जैसे आपको क लिखा मिलता है, ठीक है, तो क पूरे में एक अक्षर है। ठीक है, ये एक अक्षर है, लेकिन इसमें वर्ण कहाँ है? तो वर्ण आपको ये मिलेगा। ठीक, अब ये जो है ये आपका वर्ण है। ठीक है, इस चीज़ को आप गहराई में जाके समझेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ से समझ में आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। और भाषा की सार्थक इकाई क्या हो गई? तो वो वाक्य हो गई। ठीक, और भाषा का जो भाष, इसको संस्कृत से जो लिया गया है, उसका अर्थ क्या होता है? तो बोलना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, चीज़ें हर चीज़ समझते चलेंगे, पूरी तरह से समझते चलेंगे। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप तुरंत टोक देना, मैं आपको दूसरी वीडियो में या कमेंट आप कर देना, मैं आपको अच्छे से उसमें रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चीज़ें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द हैं, शब्द आपने समझ लिया व्यंजन है। तो व्यंजनों को एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं, देखिए उच्चारण के आधार पर टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45। ठीक है, 45 वर्ण होते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो कैसे होते हैं? देखो, स्वर होते हैं 10 और व्यंजन होते हैं 35। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कुल मिलाकर हो गए 45। लेकिन लेखन के आधार पर अगर पूछ ले, उच्चारण और लेखन, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर लेखन के आधार पर पूछ ले तो टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक, अब ये भी चीज़ें इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा ओवरऑल रिवीजन के माध्यम तौर पर इसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कुल वर्ण लेखन के आधार पर होता है 52। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35। और संयुक्त व्यंजन इसमें जो होते हैं वो होते हैं कितने? टोटल 4। इन सभी को मिलाकर कितने हो जाते हैं आपके? 52 वर्ण।
ठीक है। अब उसके बाद इसमें और तो कुछ मुझे नहीं लग रहा कि बच रहा होगा। अच्छा, जो स्वर होते हैं, स्वर को एक बार और समझ लो, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है भाई। टोटल होते हैं 13, मगर कैसे 13 होते हैं? इनमें 3 जो होते हैं उनको स्वरों की संख्या से बाहर रखा गया है। टोटल होते वैसे 10 हैं, इनमें 3 कौन कौन से बाहर रखे गए हैं? एक तो होता है आपका री, ठीक है, री से ऋषि वाला। दूसरा है अन और आह, जिसको अयोग वाह भी कहते हैं, ठीक है, अन और आह। तो ये तीनों को हटाने के बाद ये टोटल 10 बचते हैं। वैसे हैं टोटल, अगर टोटल की बात करी जाए तो कुल हैं 13, ठीक है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो यहाँ पर इसका क्या सही अर्थ हो जाएगा? वर्णमाला, वर्णमाला अगर इसको पढ़ते हैं तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो ध्वनि या फिर वर्ण होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि भी अगर ऑप्शन में दे दिया तो आप ध्वनि पे टिक करेंगे, वर्ण दे दिए तो वर्ण पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्वनि या वर्ण की उच्चरित यानी कथित रूप, जो ध्वनि है ये वर्ण की उच्चरित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को अगर समझें तो वर्णमाला का जो डेफिनेशन होगा ये होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आ गए जो आपके अब बेहद इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में इसको हम रखेंगे, और ये हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ों को अच्छे समझते चलेंगे, मैंने पहले ही बताया है, और अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, टोटल ध्वनियाँ हैं कितनी कितनी, मतलब कितनी ध्वनियाँ हैं, तो वो हम पहले समझेंगे, ठीक। देखिए, कंठ तो सबसे पहला ही पूछ लिया तो इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। देखो, व्यंजन को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। देखो, क वर्ग, क वर्ग का मतलब कंठ ध्वनियाँ, ठीक है। फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ऐसे ऐसे सब में इसको विभाजित किया गया। अब ये किसमें विभाजित हुआ? देखो, क है, फिर दूसरा आपका चा वर्ग आता है, फिर तीसरा आपका टा वर्ग आता है, फिर उसके बाद ता वर्ग आता है, और उसके बाद इधर देख लेते हैं, फिर उसके बाद पा वर्ग आता है, फिर उसके बाद आपके अंतहस्त आते हैं, ठीक, अंतहस्त और ऊष्म आते हैं, फिर उसके बाद आपका अंतिम में आता है संयुक्त व्यंजन, जो कि छत्र, ज्ञ और स्र, ये 4 टोटल हैं, ठीक है। तो जो का वर्ग है इसको ही हम कंठ ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है, या कंठ वर्ण कहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या आ रहा है? चा वर्ग आ रहा है। चा वर्ग जो आपका आता है ये क्या है? तो ये आपका तालव्य होता है, ठीक है। क्या होता है? तालव्य या तालु, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका टा आ रहा है, तो ये जो टा वर्ग है पूरा ये आपका मूर्धन्य कहलाता है, या मूर्धा, ठीक है, मूर्धन्य इसको कह देते हैं। फिर उसके बाद ता आ रहा है, ता आपका क्या है? ये आपका दंत वर्ण है, ठीक, जो आपको दांतों के सहारे से बोले जाते हैं। फिर उसके बाद पा आ रहा है, ये आपका ओष्ठ्य है, ठीक है। फिर उसके बाद अंतहस्त में कौन कौन से आते हैं? जो अंतहस्त है आपका, इसमें आते हैं या, रा, ला, वा, ठीक है, अंतहस्त व्यंजन में या, रा, ला, वा। फिर ऊष्म व्यंजन में कौन से आते हैं? स, स, सा, हा, ठीक है, स, स, सा, हा। इसमें वो वाला सा भी है जो खा पढ़ा जाता है। तो ये तीनों और हा, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन में आपके 4 आते हैं, छत्र, ज्ञ और स्र, ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कंठ जो है, कंठ ध्वनियाँ, तो का और खा वाला आ जाएगा, ठीक है। उसी के आधार पर देखो, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य टा वाला आ रहा है तो इसमें डा और ढा हो जाएगा, ठीक है। इसमें गा और घा जो है आपका कंठ ध्वनियाँ है। जा और झा आपका चा वर्ग में आएगा तो तालव्य हो जाएगा। पा और फा आपका ओष्ठ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका होगा ये आपका कंठ ध्वनियाँ हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? देखो दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण ये 2 चीज़ें हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण देखो टोटल 5 होते हैं, ठीक। किसी भी वर्ग में, जैसे क से अंगा तक में टोटल 5 वर्ण होते हैं। तो इन पांचों जो वर्ण दिए गए हैं, 5 अक्षर दिए गए हैं, इनमें अल्प प्राण कौन होता है और महाप्राण कौन होगा? तो इसमें जो महाप्राण होते हैं, किसी भी वर्ण के दूसरा और चौथा कहलाता है महाप्राण, ठीक, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाएगा। और अल्प प्राण कौन कहलाएगा? उसके अलावा सारे अल्प प्राण हो जाएंगे, मतलब 1, 3, 5। चीज़ें क्लियर हो गई।
अल्प प्राण महाप्राण में आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो जब ये चीज़ें आप समझ गए हैं तो आप इसका उत्तर भी समझ गए होंगे कि क्या होगा। तो पाँचवें का जो सही आंसर होने जा रहा है ये क्या हो जाएगा, तो पाँचवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा का और गा। का और गा क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर छा और झा है, ये दोनों ही आपके देखो च छ ज झ और इया 5 ये होते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो दूसरा और चौथा तो महाप्राण होता है। ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण होते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा मुख से जो है श्वास निकलती है, हवा निकलती है। तो जब इनको आप पढ़ेंगे छा झा, तो जब ऐसा कुछ मतलब इनमें जो ये इसका जो चा होता है ना, चा को हा के साथ जोड़ने पर छा निकलता है, जा को हा के साथ जोड़ने पर झा निकलता है। तो जब ऐसे वर्ण निकलें कि जब किसी पर आश्रित हों और उनके बोलने पर मुख से ज़्यादा ध्वनि निकलती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके महाप्राण। तो दूसरा और चौथा आपके महाप्राण है, बाकी पहला तीसरा और पांचवा जो है आपका ये अल्प प्राण है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। था और धा ये भी आपके दूसरे और चौथे हैं, फा और भा भी आपके दूसरे और चौथे वर्ण हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ का और गा। चीज़ें आप समझ गए होंगे। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन आपको बताना है, नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं, पहले आप इसको समझें कि नासिक व्यंजन होते क्या हैं। नासिक के व्यंजन कहा जाता है किसी भी वर्ग के, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, इनके जो अंतिम व्यंजन होते हैं, जैसे का वर्ग में अंगा आएगा, चा वर्ग में इया आएगा, टा वर्ग में अड़ा आएगा, उसके बाद ना आएगा। तो ये जो पांचवें व्यंजन होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, नासिक के कहा जाता है। तो इसमें क्या ये हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। गा हो सकता है क्या, नहीं। जा हो सकता है क्या, नहीं। पांचवा व्यंजन कौन सा है, तो वो इया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। सा कौन सा है, ये आपके क्या है, ऊष्म व्यंजन में आएगा, ठीक है। गा आपका कंठ में आएगा, ठीक। जा आपका किस में आएगा, चाचा जा यानी तालव्य में आएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। अब यहाँ पर स्वरों को आप किस श्रेणी में रखना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इसमें गलतियाँ करने लगते हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करें, बिल्कुल देखो, एक तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। टाइम देने से ये चीज़ होगा कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ठीक है। ए और ए की अगर हम बात करें तो ए और ए जो होते हैं, सिर्फ ए और ए दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप समझें। मैं एक बार पूरा सबका ओवरऑल बता देता हूँ, जितने भी स्वर होते हैं। देखो ए और ए जो होते हैं ना, ये आपके कंठ और तालव्य दोनों का मेल है, ठीक है। कंठ और तालव्य ये दोनों का मेल है, कंठ और तालु का। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मगर हम और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो नासिका होती है ना, नासिका में एक आपका स्वर आएगा, वो आएगा अंग, ठीक। अंग भी आपका क्या है, नासिका में आएगा, ठीक। अंग नासिका में आएगा। इसके अलावा सभी क्या होंगे, जो व्यंजन है जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा और स्वर आ रहा है, देखो जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके ओष्ठ वर्ग में आएंगे, ठीक। किसमें आएंगे, ओष्ठ वर्ग में। फिर उसके बाद बात करें और आपके कौन कौन से हैं, जैसे ओ औ है, ठीक है। ओ औ ये ओष्ठ और कंठ में आएंगे, ठीक। ओ और औ किस में आएंगे, ओष्ठ और कंठ में। ओष्ठ के साथ साथ इनका कंठ में भी मेल होगा। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ए वर्ण को क्या कहते हैं, अगर आप कंठ तालव्य नहीं जानते तो इसका मतलब आपने कम पढ़ाई करी है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। अयोगवाह आप जानते ही हैं कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहा गया है। तो वर्णमाला में स्वरों में 2 अक्षर ऐसे हैं जिन्हें अयोगवाह कहा गया है। तो वो अयोगवाह कौन कौन से हैं, इसको आपको पता ही होगा बिल्कुल अच्छे से। तो 8वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन और अह को अयोगवाह कहा गया है। और ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं।
और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो साथियों बस लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और डेली बेसिस पर 40 क्वेश्चन आपको शाम को 4 बजे मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चन। तो आप लोग डेली अच्छे से अगर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब उसके बाद देखेंगे निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का मतलब वही वर्ण 2 बार रिपीट हुआ हो सेम वर्ण 2 बार। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि इसमें ला 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें ऊष्म के बजाय और कुछ भी दिया है, तो ये भी आपको समझना होगा कि ये जो वर्ण हैं ये और क्या कहलाते हैं। तो 10वीं का जो सही ऑप्शन हो जाएगा स ह, ये तो ऊष्म व्यंजन है ही, इसके साथ साथ और क्या है, संघर्षी भी हैं। ठीक है, तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऊष्म संघर्षी। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ यानी कि जो पहले से प्रचलन में थी उसके अलावा जो आई थी वो ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो छोटा ऊ बड़ा ऊ ये पहले से थी, ए और औ वो भी पहले से थे, श और स ये भी पहले था। लेकिन यहाँ पर देखो ग और देखो ख, यहाँ पर ख तो नॉर्मल है, लेकिन अगर यहाँ नीचे बिंदी लग जाए तो ये ख पढ़ा जाएगा, जैसे अखबार अखबार। ठीक है, ग यहाँ पर पहले से है, इसके नीचे ये लग जाए तो पहले गमला पढ़ेंगे फिर गमला पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अंदर से लेना पड़ता है, इसका कंठ जो है और खोलना पड़ता है। तो ये ख और ग जो होगा ये आपका नई विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अब यहाँ पर घोष और अघोष को भी समझ ले। देखो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे घोष और अघोष क्या। महाप्राण अल्पप्राण आपने समझ लिया। ठीक है, घोष और अघोष किसे कहते हैं तो इस चीज़ को आप समझें। देखो अघोष और घोष, घोष को ही सघोष भी कहते हैं। ठीक, घोष को हम क्या कह सकते हैं? सघोष। तो यहाँ पर या तो घोष कह लें या सघोष कह लें। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर तो एक ही पूछा, मैं सब आपको बता दे रहा हूँ। देखो थोड़ा सा नीचे आएंगे और इतना रखेंगे, एक तरफ लिखते हैं हम अघोष, ठीक, नीचे लिखते हैं सघोष। सघोष कह लो चाहे घोष कह लो, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर हम चा वर्ग को वैसे अगर चलो छोड़ो, घोषत्व के आधार पर अगर हम देखें तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। स्वर तंत्र में कि जो ऐसे जो वर्ण हैं उनका या ध्वनि है, मतलब वर्ण ही कह सकते हैं, तो ऐसे वर्ण जो किसी पर आश्रित ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपका अघोष। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क और ख, ठीक, ये क्या है? ये अघोष है। फिर उसके बाद च और छ, ये क्या है? अघोष है। फिर उसके बाद ट और ठ, ये क्या है? अघोष है। उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं अभी, क्योंकि एक ही चीज़ को हम समझने से सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो जो बचे हुए होंगे वो सारे आपके घोष में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला और दूसरा जो है ना ये आपका सघोष है। ठीक, तो यहाँ पर पहला और दूसरा ही सघोष में आ रहा है, पहला दूसरा। उसके बाद ता और था। ठीक है, तो ये सभी अघोष हैं। सघोष कौन से होंगे? सघोष या अघोष, सघोष या घोष, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। किसी भी वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो पहला दूसरा अघोष हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ख देखने को मिल रहा है ये पहले दूसरे में आ जाएगा, तो ये आपका क्या है? ये आपका अघोष है। च और छ भी पहला दूसरे में आ जाएगा, तो ये भी आपका अघोष है। त थ द ध न प फ ब भ म, ये 5वां वर्ण है, इस पे हम थोड़ा सा रुकेंगे। ट ठ, ये दूसरा ही है। तो ये तीनों तो आपके क्या हैं? देखो ये और ये आपके हैं अघोष, क्योंकि ये पहला और दूसरा वर्ण है। ठीक, और ये आपका 5वां वर्ण है, एक प्रकार से ये नासिक के भी है, तो ये आपके क्या है? घोष। ठीक, तो घोष या सघोष कह सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा अमानक वर्ण है? अब यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी होगी कि अमानक, जिनको मानक से बाहर रखा गया है वो अमानक कहलाए। तो कौन सा है? ख है, धा है, भा है, और ये क्या है? ये भी आपका भा भी पढ़ा जाता है, मगर इसे अमानक रखा गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं,
अरबी फारसी की है या दक्षिणी भाषाओं की है। तो देखो का मतलब का गा जा फा 14 में अगर हम जाएं तो कुछ ऐसी ध्वनियाँ थीं जिनको आप जानते हैं कि नुक्ते वाले या कह सकते हैं कि तल बिंदु का प्रयोग किया गया, नुक्ता प्रयोग किया गया। तो जब नुक्ते प्रयोग किए गए तो ऐसी ध्वनियों को जो किस श्रेणी में रखा गया, तो इनको जो श्रेणी में रखा गया तो ये का गा जा फा इनकी श्रेणियाँ बनाएगी अरबी और फ़ारसी, क्योंकि अरबी और फ़ारसी भाषाओं में चीज़ों को बहुत सिंपली नहीं बात किया जाता। का खा ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को जैसे का यूज़ हुआ तो इस का के लिए जो मतलब अरबी ध्वनियों में एक वर्ण आता है काफ, ठीक है। गा के लिए गैन, ठीक है। जा के लिए जा से जाल ज्वाद ये आता है। फा से फे आता है। तो जो मुस्लिम भाई होंगे वो समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अरबी और फ़ारसी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है, जिसमें नुक्ते वाले जो वर्ण होते हैं वो सभी अरबी फ़ारसी में आ जाएंगे, ठीक, बिल्कुल इसी पे आप टिक करेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या पूछ लिया आपसे। अभी अभी मैंने बताया था कि मूलतः कुल कितने हैं कुल मूलतः कितने हैं, तो लेखन के आधार पर आपके कितने हैं, तो लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 और मूलतः लेखन के आधार पर कितने हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 52। ये है आपका लेखन के आधार पर, ठीक। उच्चारण के आधार पर आता तो टोटल 45 है। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य। तो जो छ ध्वनि है 16 का अगर हम देखें तो 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और संयुक्त ध्वनियाँ टोटल 4 होती हैं। कौन कौन सी? छ, त्र, श और स्र। ये 4 ध्वनियाँ जो आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इन सभी में। यहाँ पर देखें हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, कौन सा वर्ण पढ़ा जाएगा उसके बाद छ आता है। तो शब्दकोश की बात हो रही है तो 17वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा श कैसे बनता है? आधा का प्लस श, ये तो बनता है। अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो कन्फ्यूज़न आपके अंदर बढ़ गया है भाई। ये वाला श यूज़ नहीं होता, आधा का यूज़ होगा प्लस पिटचिरुआ सा यूज़ होता है, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा? श बन जाएगा, ठीक। चलो अब क्योंकि संयुक्त व्यंजन की बात हो गई है तो अब सारी ही समझ लेते हैं। देखो श जो होता है, ठीक, इसमें आधा का और स यूज़ होगा, ठीक। फिर उसके बाद त्र आता है तो त्र भी आपका आधा त और र के साथ मिलकर बनता है। ज्ञ जो आता है, ज्ञ को तो हम ज्ञ पढ़ते हैं लेकिन ये होता है ज्ञ, ठीक है। आधा जा और इया, आधा जा और इया मिलकर बनता है। और जो आपका श्र होता है, चलो अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो जो श्र होता है, श्र आपका आधा श ये वाला और प्लस र आपका मिलता है तो श्र बन जाता है, ठीक। तो ये रहा आपका एक तो क्वेश्चन में पूछा था जो ज्या होता है ये इसका संधि विच्छेद पूछ लिया था। तो आधा ज प्लस इया, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा भाई। और ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्या वर्ण किन, ये लो नीचे ही महाराज मिल गए तो बिल्कुल सही ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अघोष वर्ण कौन सा है? देखो अभी अभी मैंने पढ़ा था अघोष और सघोष। अघोष होते हैं शुरू के 2 वर्ण को कहते हैं, ठीक है। शुरू के पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। बाकी तीनों सघोष या घोष कह सकते हो। तो अघोष वर्ण कौन सा है? तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 19 का डी, ठीक है। 19 का बिल्कुल डी सही ऑप्शन हो जाएगा। स स सा, ठीक है। फिर उसके बाद घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, तो कंठ ध्वनि है घ। उसके बाद इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अब आपको बताना है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो अड़ा, अंगा, अड़ा या ज्या। तो संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं जिसमें ज्ञा आता है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत में आने वाले और दंत में नहीं आने वाले आपको पता होने चाहिए। तो देखो मैंने सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट इन सभी का आपको बता दिया है तो अब इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ता था दा धा ये आपके दंत है लेकिन टा आपका मूर्धन्य है तो बिल्कुल सही टा हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या अनुस्वार कहेंगे, क्या अयोगवाह कहेंगे, क्या अंतस्थ कहेंगे या अकारांत कहेंगे? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उन सभी शब्दों को कहा जाता है अकारांत,
ठीक है, क्योंकि अनुस्वार जो होते हैं वो, अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अनुस्वार में जिनमें की नाक से और मुंह से ज़्यादा ध्वनियाँ निकलती हैं, मतलब जैसे अंगा हो गया, ये सभी क्या अनुस्वार की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अनुस्वार की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे ये आप कमेंट करके बताइएगा, मेरे कहने पे ना जाइएगा। अयोग वाह किसे माना गया है, तो अन और आह को माना गया। अंतस्थ क्या है, यार लावा है। ठीक है, अकारांत आपका बता ही दिया। श वर्ण किसके योग से बनता है, जो छ अभी मैंने बताया था, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही जाने वाला है। क्या, बिल्कुल सही जाएगा पहला ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पर कुल संख्या जब पूछे, जब जब कुल संख्या पूछे तब किस पे जाना है, बिल्कुल कुल में तो भैया 13 पे जाएगा कुल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है, इसमें आपको बताना है। देखो, छोटा अ स्वर है, छोटा उ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन इया जो है आपका व्यंजन है जो कि अनुनासिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है, तो टा वर्ग का ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन घ जो है ये आपका कंठ में आता है, बाकी ये सभी क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर देखो, हिंदी वर्णमाला में जब व्यंजनों की संख्या पूछ ले, 28 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा 33। ठीक है, बिल्कुल सही जाएगा 33 पे। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। अब यहाँ पर एक नई डेफिनेशन जुड़ती है, पश्च स्वर जो आ गया है। वैसे तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा, पश्च स्वर सिर्फ बड़े आ को कहते हैं। ठीक है, मगर अब इस पर कोई कुछ चीज़ें और आपको समझानी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। ठीक, इसको एक बार हम समझेंगे अच्छे से, ताकि आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाए। ठीक है, स्पष्ट स्वर पूछा था, लेकिन मैं आपको और चीज़ें समझा दूं। देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर ये चीज़ों को वर्गीकृत किया गया है, जो स्वर होते हैं स्वरों को। ठीक है, तो अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे, छोटा ई आएगा, बड़ा ई आएगा, और ए आएगा, और ए आएगा। ये आपके क्या हैं, ये आपके अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, छोटा आ आता है। ठीक है, और पश्च स्वर में जो अभी मैंने आंसर दिया है पश्च स्वर का, इसमें कौन कौन से आते हैं। देखो, बड़ा आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा, और आगत स्वर है ये आ, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, पश्च स्वर हैं। मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है, और अग्र स्वर में क्या आता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, तो इसका कन्फ्यूजन उम्मीद करता हूँ दूर हो चुका होगा, क्योंकि आपने ये सब पढ़ रखा है, मैं तो सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो विसर्ग होते हैं। ठीक है, विसर्ग को ही अयोगवाह कहा जाता है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, सभी मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या दंत में जाएगा, दंत में तो त वर्ग आता है। क्या ये ओष्ठ में जाएगा, तो ओष्ठ में तो प वर्ग आता है। क्या ये वर्ष में जाएगा, तो ये तो रा और ला को कहते हैं वर्ष। ठीक है, तालव्य में जाएगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि चाचा जाजा वाला वर्ग जो होता है वो तालव्य होता है, तो इसका बिल्कुल सही सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो, छ स ज्ञ, ये सभी, और त्र, क्या सभी हैं, बिल्कुल नहीं। ये वाला जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये आपका एक नॉर्मल व्यंजन है, जो कि किस श्रेणी में आएगा, ये आपका ऊष्म व्यंजन में आएगा, ऊष्म संघर्षी में। तालव्य व्यंजन आपसे पूछ लिया है, तो तालव्य व्यंजन में चाचा जाझा आ जाएगा, टाठा डाढ़ा आपका मूर्धन्य होता है, पापा बाबा ओष्ठ होता है, ताता दादा दंत होता है। ठीक है, यार अलावा किस के अंतर्गत आएगा, तो ये आपके अंतस्थ होते हैं, यार अलावा। ठीक है, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक। अब यहाँ पर चीज़ों को आप बहुत अगर डीप नहीं जाएंगे, बिहार सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन बना था, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो अनुनासिक जो होते हैं ये पूरी तरह से किस पर निर्भर होते हैं, तो अनुनासिक का जो पूरी तरह से निर्भरता होती है नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि नाक और मुंह दोनों से सांसें निकलती हैं, और ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो अनुनासिक उन्हें कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते कौन है, वर्ग के प्रथम अक्षर, या वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर, या वर्ग के पंचम अक्षर। तो मैंने बताया था अनुनासिक जो, जैसे कोई भी वर्ग ले लो आप, का वर्ग, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, तो इनका जो 5वां व्यंजन होता है, जैसे अंगा, इया, अड़ा, न और मा, ये सभी क्या हैं, अनुनासिक हैं। तो वर्ग के पंचमा अक्षर जो होते हैं ये आपके अनुनासिक होते हैं, ये भी सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया। हिंदी वर्णमाला में 37 का बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है ए, क, त या फिर और। देखो कंठोष्ठ में औ आता है तो औ के साथ जुड़ा हुआ र और आ जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाषा निर्माण का, देखो निर्माण का, और अगर हम या तो इधर से ले लें या फिर इधर से ले लें, चीज़ें आपको समझनी होंगी। सबसे पहले शब्द नहीं आ सकता, सबसे पहले पद भी नहीं आ सकता, शब्द सबसे पहले शब्द छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होगी, फिर उसके बाद शब्द बनेगा, शब्द से पद बनेगा, पद से वाक्य बनेगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखो कंठ होता है सबसे पहले जो क वर्ग होता है, फिर तालव्य होता है जो चा वर्ग होता है, फिर वर्ग से होते हैं, फिर दंत होते हैं, फिर उसके बाद ओष्ठ होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जाएगा, यही क्रम होगा। ठीक है, इसका सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, ये रहा आज का आपका वर्णमाला का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, वर्णमाला का अंतिम क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि वर्णमाला में कोई भी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचा होगा जो आपको अब पढ़ने की ज़रूरत होगी, अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस में सभी के सही आंसर दे दिए हैं तो। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली 4 बजे आपको हिंदी क्लास मिलने वाली है, और शाम को 8 बजे आपको जीके जीएस की बहुत महत्वपूर्ण क्लास मिलने वाली है। तो डेली क्लासेस इसको देखें आप, और इसको अच्छे से आपको समझना है। और यही आपके पुलिस कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल में रेडियो संवर्ग हो या कोई भी अन्य प्रकार की जितनी भी आप जिसमें भी हिंदी आती है तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। दोस्तों, इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।